नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, लाइव विद ख़ाबर यूसुफ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का हमारा जो प्रोग्राम होगा, हमारे पास हमारे सुल्तान पाकिस्तान जनाब डॉक्टर असर इस्लाम साहब तशरीफ फरमा है। आज हमारे साथ हमें खसूसी दावत पे हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब एडवोकेट जावेद इकबाल साहब। कुछ हम जो इंटरनेशनल है वहाँ से शुरू करेंगे, जो आजकल गजा में है उसके बारे में। मुस्लिम में जो उम्मत मुसलमा की बेहिसी पर दुनिया भर में ये तासर बढ़ रहा है कि 57 से जायद ममालिक के 1.5 अरब मुसलमान इस वक्त गुलाम हैं और सिर्फ गजा आजाद है। बाकी जो यहूदी कुव्वतें हैं मुसलमानों को इस अंदाज में जकड़ रखा है, कोई मईशत बचाने, कोई कर्जों की अदम अदायगी, कोई मुल्की मफाद को जवाज बनाकर ऐसी करारदादें मंजूर कर रहे हैं जैसे दुनिया की इस्लामी एटॉमिक ताकत जो है पाकिस्तान के सेनेट में, जैसे कि सेनेटर अरफान सदीकी साहब ने एक करारदाद जो है वो पेश की है। मुल्क भर का संजीदा हल्का जो है सेनेट की करारदाद के खूबसूरत बेबसी और गुलामी के आकाश से अल्फाज का रोना रो रहा था कि मुसलमान ममालिक की जो नुमाइंदा OIC है कि इजलास में पेश होने वाली करारदाद ने रही सही कसर जो है वो पूरी कर दी है। इस वक्त जब सऊदी अरब और चंद दीगर इस्लामी ममालिक को चीन ने हौसला दिया है, इसराइली जारियत रखवानी और फलस्तीन में इंसानी अमदाद की बहाली और आरजी जंग बंदी का इशारा मिला है। ये भी इस वक्त हो रहा है जब अक़वाम मुत्तहिदा समेत मशरिक़ वस्ता के ममालिक जो है अमन के लिए खतरे में पड़ता हुआ नजर आने लगे हैं। इसराइल की दरिंदगी से 16,000 से ज्यादा शहादतों में 6,000 बच्चों और 4,000 ख्वातीन की शहादतों के बाद दुनिया भर से तबाह फी सबिल्लाह से उठने वाले नारों ने दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान नौजवानों के जज्बा जिहाद को उजागर करना शुरू कर दिया है। ताज़ा तरीन इसराइली फौज की तरफ से इंडोनेशियन हॉस्पिटल और गजा के दीगर हॉस्पिटलों को बमबारी के जरिए इस अंदाज में निशाना बनाया गया है जंग से पहले की गजा की रौनकें और मलबे के ढेर और लाशों के अंबार जो हैं वो मुस्लिम उम्मा के लिए एक लहमा फिक्री है। हमारे साथ हमारे मुफक्कर, हमारे दानिशवर इस वक्त मौजूद हैं। हम लिए चलते हैं आपको सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पे हमारे साथ हमारे डॉक्टर इसरार साहब यहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरी जगह में हम आपको लिए चलते हैं लाहौर, यहाँ पे हैं जनाब डॉक्टर एडमिरल जावेद इकबाल साहब। दोनों हज़रात को बहुत वेलकम और वेलकम टू द शो। गुफ्तगू का आगाज जो है हम सुल्तान पाकिस्तान जनाब डॉक्टर असर इस्लाम से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं दुनिया की सिचुएशन, गजा में जो सूरत हाल है, जो मुसलमानों को कत्लेआम हो रहा है, बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, ख्वातीन का हो रहा है, सर इस पे रोशनी डाल दे, जरा हमें रहनुमाई फरमाएं इसमें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एडमिरल जावेद इकबाल साहब के साथ मेरी आज पहली मर्तबा गुफ्तगू हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान के एक एडमिरल हैं। मैं थोड़ा गुफ्तगू शुरू करने से पहले थोड़ा सा एडमिरल साहब को उनसे थोड़ा तारुफ कर लूं तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी प्लीज गो अहेड, नो प्रॉब्लम। जी, मैं डॉक्टर साहब आपका बड़ा फैन हूँ। आपकी गुफ्तगू, आपके लेक्चर, आपकी टॉक शो देखता हूँ और माशाल्लाह आपके नॉलेज का मोतरिफ हूँ। और आपका जो इल्मी नॉलेज है, जो इस्लामी नॉलेज है, जो कुरान का नॉलेज है, उसका मोतरिफ हूँ। और मैं साथ साथ आपको ये भी I am very proud of that कि we have such knowledgeable people like you। लेकिन मैं तो एक हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वाला अपने वालिद और अपने दादे के साथ मैं आदमी हूँ जिसने अपना ना सिर्फ पार्टीशन अपनी आंखों से देखी बल्कि उसके बाद पाकिस्तान को बनते और टूटते भी देखा। मैंने डॉक्टर साहब 3 जंगें लड़ी हैं। रंग कच्छ की जंग लड़ी है। 65 की जंग में अगर 17 हमले महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे किए तो मैं 18वें में शामिल था जो समुद्र की तरफ से किया गया।
71 की जंग में डॉक्टर साहब मैं, अल्लाह ने मुझे सादत दी कि मैं कमांडो सबमरीन में 71 वार में 16 दिन हिंदुस्तान की तरफ दिफाई पोजीशन में अपनी पोजीशन पे रहा, जबकि वो उनकी मिसाइल बोटें हम पर हमला कर रही थी। और वो सबमरीन आज भी जो फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में F-86 और टैंक के साथ आज भी खड़ी है। और तीसरी बात मैं बता दूं कि मैंने चीफ स्लॉट के लिए, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के लिए मैंने 96 में compete किया, और मेरे साथ फसी बुखारी थे, वो सीनियर भी थे, वो बन गए, और मैं नहीं बना तो मैं फिर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ट्यूनिस में सफीर पाकिस्तान मुतय्यन हुआ, और साथ ही साथ मैं PLO को भी मैं कवर करता था, यानी यासर अरफात और PLO के लिए भी मैं सफारत की ड्यूटीज करता था। और मेरे साथ अमेरिका की, ताकि अगर आपने कोई मेरी बातें वेरीफाई करनी हो तो आप मेरे साथ उस वक्त ट्यूनिस में जो अमेरिका की सफीर थी वो रॉबिन राफेल थी जी। तो इस तरह मैंने फिर जब 96 में 99 में परवेज मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया है, तो जब पहले दिन तो सारे सफीर फारिग कर दिए जाते हैं, दूसरे दिन उन्होंने 16 तारीख को मुझे दोबारा सफीर वहीं मुतय्यन कर दिया। लेकिन चूंकि मेरा मिजाज डिक्टेटरों के खिलाफ है, इसलिए मैंने उनको मैं वो नाजेबा बात यहाँ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा सॉफ्ट लैंग्वेज में कर देता हूँ कि मैंने उनको ये कहा कि मोहतरम परवेज मुशर्रफ साहब, एक बच्चा जो बगैर शादी के पैदा हो वो हलाल का नहीं कहलाता, हरामी कहलाता है। और सवाए हजरत ईसा के, यानी कि एक नबी को भी हलाली करने के लिए अल्लाह की दखल अंदाजी जरूरी है। तो आपकी और मेरी जो एक हमारा काम अफवाज पाकिस्तान को लुक आफ्टर करना है, मुल्क की सरबराही करना नहीं। तो मैंने ये कहकर उनसे डिसएग्री किया, और उसके बाद 23-24 साल से मैं पर्सना नॉन ग्राटा हूं। मैं जनरल साहब, आपने जो तारुफ कराया, सबसे पहले तो मैं आपको सलूट पेश करता हूं। मैं पाकिस्तान आर्मी के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल का बेटा हूं। मेरे वालिद साहब ही ने आप ही की तरह इन तमाम जंगों में हिस्सा लिया, और वालिद साहब ही की बदौलत 1965 में, जबकि मेरी उम्र 13 बरस थी, मुझे वो खेमकरन सेक्टर पे भी लेके गए जो हमने कैप्चर किया था, और खेमकरन के स्कूल के अंदर से एक ज्योमेट्री बॉक्स में उठा के लाया था उस वक्त। और तो ये मेरी हिस्ट्री है। 71 की वॉर में मेरे वालिद साहब फाजिलका बॉर्डर पे थे, वहां पे मुझे उनकी बदौलत वो और चंद एक और, मेरे वालिद साहब आर्मी मेडिकल कोर में थे, और मेरे वालिद साहब को, जैसे आप फरमाते हैं, ज़ियाउल हक साहब के दौर में वो सेंटर कमांडेंट थे आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एबटाबाद के, और एबटाबाद के स्टेशन कमांडर भी थे, सीनियर मोस्ट ब्रिगेडियर की होने की हैसियत से। सो मेरी बैकग्राउंड पाकिस्तान आर्मी के साथ मेरी वफाएं, मेरी मोहब्बत इस हद तक हैं कि पाकिस्तान आर्मी के किसी सिपाही के आज भी कभी मिल जाता है, कभी पाकिस्तान जाना होता है, कोई सिपाही मुझे मिलता है पाकिस्तान आर्मी का। जैसे मैं अपनी फैमिली को लेके बॉर्डर पे गया तो वाघा का बॉर्डर, तो मैंने जो हमारे जो सोल्जर थे जिन्होंने आके मुझे बड़ी बाइज्जत तरीके से मिले और सलाम किया, मैंने उनके बूटों की मिट्टी को हाथ लगा के अपने माथे पे लगाया। मेरे लिए पाकिस्तान आर्मी के साथ मुंसलिक जो लोग हैं उनका शर्फ और तकद्दुस इस हद तक है कि मेरे पास इससे बढ़कर और अल्फाज हो नहीं सकते। और मुझे बड़ा फख्र है कि आप जैसे एक अजीम आदमी, एक वेटरन ऑफ 3 वॉर्स, और उसके अलावा एडमिरल, इन चीज़ों पर हम जितना भी फख्र करें
میرے لیے بڑے شرف و مجد کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ میں اس پروگرام میں شامل ہوں. میرے لیے آپ نے اچھے الفاظ کہے. میں بھی وہی درد رکھتا ہوں جو آپ کا درد ہے, ہر پاکستانی کا درد ہے, اور اسی درد کو ساتھ لے کر, جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے تو جو اپنا بریف کیس اٹھا کے مریض کے پاس پہنچتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ ہٹ جاؤ پیچھے, میرے پاس علاج ہے, I have the treatment, let me tell you کہ کیا پرابلم ہے مسلم امہ کا, پاکستان کا. سو وہ آواز جو میرے سینے کے اندر دبی تھی, قرآن مجید جو میں نے اپنے بزرگوں سے پڑھا تھا, اور انہوں نے جس انداز سے آئیڈینٹیفائی کر کے مجھے بتایا تھا, انہی باتوں کی تصدیق کرنے کے لیے کہ جو وہ تراجم کر رہے ہیں قرآن کے, یہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا میرے پہ بہت بڑا احسان کہ مجھے ایک جاب ملا منسٹری آف ڈیفینس سعودی عربیہ میں, جہاں میں نے 7 سال ایک جو ان کا ایک فیلڈ ایمبولینس یونٹ تھا ملٹری بیس, اس کا میں کمانڈر تھا. اور 7 ایئرز میں مجھے یعنی ایک ایز اے سویلین میں آئی واز اے کمانڈر, کیونکہ اور ہمارے ساتھ پاکستان آرمی کے سولجرز تھے جنہوں نے, اور سعودیز نے بھی یہ کہا کہ ایک سویلین کیسے ہمارے یونیفارم لوگوں پر کمانڈر ہے. تو پرنس سلطان کا جو لیٹر ہے وہ میرے پاس ابھی بھی رکھا ہے, جو اس نے لکھا تھا, کیونکہ ایک طرح سے کچھ جسے آپ کہتے ہیں ریبیلین سا ہو گیا کہ یہ پاکستانی کو کیسے انہوں نے ایک ڈائریکٹر, ایک مدیر یا کمانڈر کی پوزیشن میں رکھا ہے. سو پرنس سلطان نے لکھا کہ تم کیا بات کرتے ہو, میں سویلین نہیں ہوں اور میں کمانڈر نہیں ہوں. سو میرے ساتھ یہ ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. 7 سال میں اور میری وائف, اس وقت میں جنرل سرجری پریکٹس کرتا تھا, میری وائف جو تھیں OBGYN کی ڈاکٹر تھیں, ہم لوگ 7 سال وہاں رہے. میرے والد صاحب آپ ہی کی طرح جیسے ایک دیانتدار افسر ہوتا ہے, ریٹائرمنٹ ضیاء الحق کے پیریڈ میں لی انہوں نے. ایک جنرل ناصر صاحب تھے, ان کو پروموشن ملی, میرے والد صاحب واز نیکسٹ ان لائن. تو میرے والد صاحب کو بیکاز انہوں نے ان سے پہلے جو جنرل صاحب تھے ان کو ایکسٹینشن دے دی, تو مائی فادر could not take that opportunity so to be a lieutenant general further. So he took retirement as a brigadier and he said کہ I am not going to be superseded ever. So اس قسم کے پرائڈ والے میرے والد صاحب تھے. سید حبیب الثقلین نام تھا ان کا. اور جنرل صاحب میرے ادھر بھی آئے, وہاں ہمارے گھر بھی ضیاء الحق سے تشریف لا چکے ہیں, اور بڑی گرما گرم گفتگو ان کے ساتھ بھی ہوئی. میں تو اسٹوڈنٹ تھا, میں اس زمانے جی آپ سلطان پاکستان صاحب ماشاءاللہ. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میرا تعلق جلندھر سے ہے, اور میں نے چھوٹی عید جلندھر میں گزاری تھی. اور جب اپنے گاؤں, ہمارا جب 15 کلومیٹر دور آدم پور تحصیل کے ساتھ گاؤں تھا, وہاں گئے. میں اپنے والد لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر ہوئے انجینئر سے. میرا بھائی جو ہے وہ 71 میں شبیر شریف کا ونگ کے ساتھ وہ انہوں نے دفاع کیا, اور وہ ماشاءاللہ حیات ہیں. میرا بیٹا F-16 پائلٹ ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد ابھی انہوں نے وہ ترکی میں وہ جو ہے وہ ٹرکش ایئر میں کیپٹن ہے. اور اس طرح میرا سسر بریگیڈیئر سعید, شاید آپ کے والد صاحب کا نمبر ہو تو شاید آپ کمپیئر کر سکیں ان کی سینیورٹی. میرا سسر جو تھے بریگیڈیئر سعید PA 46 تھے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. PA 46. اس لیے میں بتا دوں کہ میں 3 اسٹار جنرل, میرا سسر بریگیڈیئر, میرا بھائی کرنل, میرا بیٹا F-16 پائلٹ. تو سر میں اگر پاکستان کے, میں ہر اس جوان کی, اس شیر خان کی, اس کرنل اس کی لالک جان کی, اور میں ان کے جوتوں کو, میں وہ میری خاک کا جیسے میری آنکھ کا سرما, وہ کہتا ہے نا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے افرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ وہ نجف. اسی طرح پاکستان آرمی میری آنکھ کا سرما ہے, ماں سوائے ان ڈکٹیٹروں کے, ان یوسرپر کے جنہوں نے اپنے آئین اپنے وعدے سے بے وفائی کی. کیونکہ جب وعدہ وفائی, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا تھا الست بربکم, تو ہم نے قالوا البلاغ کہا تھا.
اور اس کے بعد کسی بھی وعدے کی بے وفائی ہو، چاہے آپ کی میری ہو یا وہ ہائیسٹ لیول پہ ہو یا جو سر پر پاور ہو، تو میرے لیے وہ دین محمد سے ایک بغاوت ہے، اور میرے لیے دین محمد اور محمد کی غلامی، میری لائلٹی فرسٹ دین محمد کے ساتھ ہے، بعد میں پاکستان، پھر پاکستان آرمی، پھر پاکستان نیوی، پھر میں پنجابی پٹھان یا کچھ اور ہوں، اور پھر میں اپنی راجپوت گجر یا جاٹ ہوں۔ یہ میری سیکوینس آف لائلٹی ہے، یہ میری لیڈر آف لائلٹی ہے، اینڈ آئی ایم پراؤڈ۔ آپ نے ضیاء الحق کے ساتھ جو ٹائم گزارا، کبھی وقت زندگی میں ملا تو میرے ساتھ جو ضیاء الحق کے سیشن تھے، میں اگر آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو پسینہ آ جائے گا، کیونکہ میں نے ضیاء الحق کے منہ پہ کہا ہوا ہے،